चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। मैंने बताया आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर सीए इंटरमीडिएट लेवल। लगभग 28 से 30 नंबर का वेटेज एग्जाम में आपको आराम से मिल सकता है। ठीक, फिर मैंने आपसे बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन बनाएगा? या तो बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ICAI वाला, या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ICAI के कहने पर ICAI वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कंपनीज एक्ट में भी नोटिफाई कर दिए। क्यों? क्योंकि जरूरत यह पड़ी कि ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानने को सब मना कर रहे थे। और हम क्यों माने? तो कंपनीज के ऊपर शिकंजा कसने के लिए तो कंपनीज एक्ट में भी वही सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिए गए। और ऐसे ही कुछ SSCs को जिनको इनकम टैक्स का ऑडिट कराना आवश्यक होता है, उनके ऊपर इनकम टैक्स ने कुछ शिकंजा कस लिया। 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में नोटिफाई कर दिए। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। फिर मैंने ये बताया आपको कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसने क्या किया? बोला जितनी भी एंटिटीज हैं उनको हम प्राइमरीली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। हम बार बार ये ना बोलेंगे कि ये AS इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम तो बता देंगे कि कौन सी कैटेगरी पर एप्लीकेबल होगा। या तो सिर्फ फर्स्ट पर होगा, या सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों पर, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर होगा। ठीक है बेटा? तो समझने के लिए, अपने समझने के लिए आप मान सकते हैं कि लेवल 3 लेवल में डिवाइड किया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में कौन सी है? बड़ी एंटिटीज। ऑब्वियस सी बात है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI वाले सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर एप्लीकेबल हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, कंपनीज एक्ट में नोटिफाई किए हुए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 3 लेवल डिवाइड किए। लेवल 1 में बड़े एंटरप्राइज, लेवल 2 में ठीक ठाक मीडियम, और लेवल 3 में स्मॉल। तो बेटा लेवल 1 में कौन कौन कवर था? याद करो फटाफट से, बड़े लोग कौन कौन हुआ करते थे? लिखा हुआ भी पीछे। पहला कौन सा था बेटा? वो एंटिटीज जिसके इक्विटी या डेट लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। कोई भी बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका टर्नओवर पिछले साल में 50 करोड़ से अधिक हो, या जिसकी बोरोइंग्स 10 करोड़ से ज्यादा हो, या इनमें से किसी की भी होल्डिंग सब्सिडरी। ये तो हो गई बड़ी कंपनियां, बड़ी एंटिटीज विच आर कवर्ड इन लेवल 1। लेवल 2 में कौन सी आएंगी? ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों यहां कवर हो गई। लेवल 2 में बात करें जिसकी 50 करोड़ तक होगी। कहां से? 1 करोड़ से। 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ वाली लेवल 2 में कवर नहीं है। 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर 50 करोड़ तक, इक्वल टू का साइन यहां पर है। 50 करोड़ लेवल 2 में आएगा, लेवल 1 में 50 करोड़ 1 रुपया आएगा। ऐसी बोरोइंग्स 1 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ तक, और जो लेवल 1 लेवल 2 में कहीं नहीं है, वो बेटा लेवल 3 में आ जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? सेम कंपनीज एक्ट से पूछा मैंने जी मेरे ऊपर कौन कौन से AS एप्लीकेबल है, मैं आप कैसे बताओगे? तो कंपनीज एक्ट ने कहा हम 2 कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। या तो कोई भी कंपनी SME होगी, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटी, या SME नहीं होगी। या तो छोटी और मीडियम होगी, या छोटी मीडियम नहीं होगी। छोटी मीडियम नहीं है तो कौन सी हो गई? ऑटोमेटिकली लार्ज हो गई। तो उसने इन सबको इकट्ठा करके एक साथ डिफाइन किया SMEs को, और बोला जो SMEs नहीं है वो सारी नॉन SMEs बन जाएंगी। तो अब मैंने बताया था आपको कि कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया व्हाट इज SMEs। जरा बताना SME कौन कौन सी होंगी? नेगेटिव डेफिनेशन दी है।
बेटा बोलो कौन कौन सी होंगी। पहला, वो कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है या लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं है, वो एसएमई होंगी। सर जो लिस्टेड हैं या लिस्टिंग के प्रोसेस में है वो कौन होंगी? बेटा वो तो लार्ज हो गई ना, बड़े लोग हो गए, नॉन एसएमई में चला गया। जो बैंकिंग, इंश्योरेंस या फाइनेंस कंपनी नहीं होगी, तो सर बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनी कौन सी बन गई? बेटा वो नॉन एसएमई में चली गई। वो कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या से ज्यादा नहीं होगा, वो कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो यहां पहुंच जाएगी। वो जिसकी बोरोइंग्स 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगी, 10 करोड़ से ज्यादा होंगी तो यहां पहुंच जाएगा। या इनमें से अबव में से किसी की भी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, तो वो भी यहां पर कवर नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये थी हमारी पिछली क्लास की चर्चा। तो फटाफट से अब इसको मेरे साथ साथ पढ़ लेते हैं, कुछ बातें पढ़वा दूं मैं आपको, असाइनमेंट मिल जाएगा आपको इसका, और उसमें एक दो चीजें और डिस्कस करनी है। बात खत्म, हमारी इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, एक दो बार जो पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, लेवल 1 में कौन सी कवर होती हैं, लेवल 2 में कौन सी, लेवल 3 में कौन सी, या एक आध छोटे मोटी चीज आई हुई है बहुत पहले, बहुत ज्यादा इसमें से कुछ पूछता नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताई थी मैंने आपको कि सीए फाइनल में जाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने, क्या पढ़ना है आपको? इंड एएस। एक्चुअली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में जितनी एंटिटीज हैं उनमें तो यूनिफॉर्मिटी ले आए, लेकिन एज फार एज इंटरनेशनल एंटिटीज आर कंसर्न, उनसे मैं अपने रिजल्ट कंपैरेबल नहीं बना पा रहा। तो उसके लिए क्या किया? वहां फॉलो होते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो कुछ और कहते हैं, मेरा एएस कुछ और कहता है। तो ऐसा हो सकता है जब आप एएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, 200 करोड़ का मुनाफा आ गया, और जब आपने वही स्टेटमेंट्स बनाए आईएफआरएस के हिसाब से तो 150 करोड़ का घाटा आ गया। अरे ये क्या हुआ? यस दैट कैन हैपन। तो ऐसे में क्या हुआ? बोला भाई अब तो क्योंकि ग्लोबल एनवायरमेंट है, द एंटायर ग्लोब इज अ सिंगल मार्केट, तो हर कोई मेरे रिजल्ट्स को इंटरनेशनली भी कंपेयर करना चाहेगा। कैसे कंपेयर करे भाई वो? फिर बताओ मुझे कैसे कंपेयर करे? यस, हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। और मैंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज कर भी दिया आईएफआरएस से कंपैटिबल बनाने के लिए। लगभग बताया मैंने 98% मैंने आईएफआरएस को फॉलो कर लिया अपने इंड एएस में। हाँ 2% में डेविएशन है जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स या अदर रीजंस जो इंडिया में है, कहीं और नहीं है। तो ऑलमोस्ट द थिंग्स कैन बी मेड कंपेरेबल इंटरनेशनली ऑल्सो। क्लियर है? तो अब जो फाइनल में जाकर पढ़ेंगे भी हम वो इंड एएस पढ़ेंगे। हाँ ऑब्वियसली बात है, वो सारे ऐसे ही होंगे। इंड एएस होगा एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक अमेलगमेशन के ऊपर, एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एंड सो ऑन, है सब वही, लेकिन अब वो ज्यादा इंटरनेशनली कंपैटिबल बना दिए गए। ठीक है, हमें अपने सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं। इसी का एडवांस वर्जन है, आप ऐसा मानिए, इंड एएस में। तो बेटा फटाफट से देखना शुरू करो मेरे साथ साथ। पहले लिखा वहां पर स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, एएसबी बनाता है और एएसबी बनाता है, और ऑब्वियस सी बात है किसी भी लॉ को ओवर रूल नहीं कर सकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट में कोई बात लिखी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, आप किसकी बात मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है अगर आपके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है तो एक्ट की बात मानेंगे। जैसे लो बड़ा बढ़िया एग्जांपल सुनो, कंपनीज एक्ट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिया AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी एएस दे दिया AS2, मैं कंपनी हूं, बताओ मैं, ऑल्दो दोनों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है, जो थोड़ा बहुत फर्क था वो ICAI ने चेंज कर दिया कंपनीज एक्ट के कहने पर, और अब सेम है। लेकिन मैं बताओ मैं एज अ कंपनी कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा हूं? यस, मैं फॉलो करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय कंपनीज एक्ट। चलो खैर, उसके बाद
तो मैंडेटरी बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू द एंटिटी, या तो एएस लागू हो जाएंगे किसी एक्ट के वजह से, या अगला पेज देखिए, या वो एएस आर नॉट मैंडेटरी फॉर द एंटिटी बाय एनी अदर लॉ, यानी कंपनीज एक्ट नहीं लगता, कोई लॉ नहीं कह रहा मुझे। अब जब कोई लॉ नहीं कह रहा तो क्या मेरे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? मेंबर्स के ऊपर, चार्टेड अकाउंटेंट्स के ऊपर। और वो चार्टेड अकाउंटेंट्स अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे कि भाई इस एंटिटी के ऊपर ये लागू होता था, इसने नहीं फॉलो किया, अपनी रिपोर्ट में लिख कर दे देंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को समझ में आ जाए, दे कैन टेक अ बेटर डिसीजंस। ठीक है बात? चलो उसके बाद मैंने ये बताया था आपको, इनकम टैक्स एक्ट में भी, ये फाइनल में जाकर है, यहां नहीं करना आपको, इनकम टैक्स एक्ट में भी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, आईसीडीएस बोलते हैं, आईसीडीएस, इनकम टैक्स में जाकर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक, 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आप देखें इनके नाम तो सारे नाम मैच कर जाएंगे। रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 1, 2, 7, 9, 16 और कॉरेस्पॉन्डिंग इंड AS जो बने हैं इनके, यानी जब सीए फाइनल में जाएंगे आप तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 नहीं पढ़ेंगे, आप इंड AS AS2 पढ़ेंगे, इंड AS2 पढ़ेंगे। क्लियर है बात? ठीक, कुछ के नंबर सेम है, कुछ अगर आप देख पा रहे हो तो नंबर चेंज भी हैं। खैर, उसके बाद पढ़िए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये रहा, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 में लिखा हुआ एंटिटीज, लेवल 2 लिखा हुआ एसएमईज, लेवल 3 एसएमईज, समझने के लिए। ठीक, एडिशनल रिक्वायरमेंट अभी पढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखिए आप, पेज नंबर 5 पर आइए जरा। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, देखना जरा, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, बेटा इनको डिफाइन किया है एसएमसीज को। क्लियर है? एसएमसीज को डिफाइन किया हुआ यहां पर, जरा पढ़ लेते हैं एक बार। ए पॉइंट, हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, समझ में आ रही है बात? आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, which is not a bank, financial institution or insurance company whose turnover does not exceed 50 crores, does not have borrowings in excess of 10 crores, which is not a holding or subsidiary of any of the above company। बेटा मेरे हिसाब से ये सारी बात समझ में आ रही होगी, सब लिखी हुई भी है, मैंने छोटी सी समरी भी बनवा दी थी। अब एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस और हैं, जरा वो मेरे साथ साथ देख लेंगे आप। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं पेज नंबर 3 पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैंने जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज क्लासिफाई की उनको लेकर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या क्या? जरा देखिए, सिंपल है, कोई खास बात है नहीं, लेकिन मैंने कहा पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये, तो हाथ के हाथ इसको भी कवर कर लेते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है यहां पर कि पहला पॉइंट पढ़िए, SME which does not disclose certain information pursuant to the relaxation or exemption given to it should disclose the fact that it is an SME and has complied with the accounting standard insofar as they are applicable to entities falling in level 2 or 3 as the case may be। सर कुछ भी समझ नहीं आया, लो सिंपल शब्दों में समझ लो। देखो हुआ क्या, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास AS 14 है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, दिस इज एप्लीकेबल ऑन लेवल 1, अज्यूम करने को कह रहा हूं मैं अभी, बस हमें नहीं पता AS 14 क्या होता है अभी, और ये किस पर एप्लीकेबल होगा किस पर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेबल सिर्फ लेवल 1 पर है, ये 2 और 3 पर नहीं है, मान लेते हैं। ठीक, अब आप लेवल 2 या 3 की एंटिटी हैं जो 2 में आती हैं या 3 में आते हैं, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलो बेटा, नहीं होगा ना? तो आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई मैंने AS 14 अप्लाई नहीं किया है, मुझे एग्जेम्पशन मिली हुई है, मुझे रिलैक्सेशन मिली हुई है। जब मैं वर्ड यूज करूंगा एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन, तो इसका मतलब मैं उस AS को अप्लाई करने से एग्जेम्प्टेड हूं, तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मैं लेवल 2 और लेवल 3 की एंटिटी हूं और इसलिए मेरे ऊपर AS 14 एप्लीकेबल या पर्टिकुलर AS एप्लीकेबल नहीं होता है और इसलिए मैंने इसे फॉलो नहीं किया है। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए,
समझो, मेरे ऊपर मैं बताता हूं, खाली आपको रीडिंग बाद में कर लेंगे। यहां पर इस ईयर में मैं लेवल 1 में आता था, लेकिन अगले साल जाकर मैं लेवल 2 में पहुंच गया। भाई किसी भी रीजन की वजह से लास्ट ईयर तक लेवल 1 में आ रहा था, अब लेवल 2 में आ गया। अब समझो, इस साल की जो मैंने बैलेंस शीट बनाई, एग्जाम्पल बता रहा हूं फिर से, उसमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। ये तो था एज पर AS2, क्योंकि यहां पर AS2 एप्लीकेबल होता था। अब AS2 इज नॉट एप्लीकेबल, मुझे रिलैक्सेशन मिल गई, मुझे रिलैक्सेशन मिल गई। तो ये वाला स्टॉक तो एज पर AS2 था, ये जो वैल्यूएशन है ये नॉट एज पर AS2, ये AS2 के मुताबिक नहीं है। भाई जब मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है तो करंट ईयर में मैंने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से किया ही नहीं। तो बेटा अब ये कंपेरेबल नहीं है ना, ये वैल्यूएशन किसी और हिसाब से, किसी और हिसाब से। तो सर क्या क्या इस वाले स्टॉक को हम रिकॉम्प्यूट करें? आंसर इज नो। जो हो गया सो हो गया, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यस, यू शुड गिव अ प्रॉपर डिस्क्लोजर ओनली कि भाई पिछली बार हम लेवल 1 में थे, हमारी कैटेगरी चेंज हो गई है, इसलिए पिछली बार AS ये एप्लीकेबल था और इस बार ये AS एप्लीकेबल नहीं है। इनको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता प्रीवियस ईयर की फिगर्स को नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात कि नहीं है? बेटा पढ़ लो फटाफट से। वेयर एन एंटिटी बीइंग कवर्ड इन 2 और 3, आज 2 और 3 में है, हैड क्वालिफाइड फॉर एनी एग्जाम्पशन previously but no longer qualifies for the relaxation in the current period, the relevant standard or requirement becomes eligible for the current period and the figures for the corresponding period of the previous accounting period need not be followed merely by reason of its having ceased to be covered in level 2 or 3 as the case may be। वो क्या बोल रहा है? वो यही बोल रहा है भाई पिछली बार लेवल 1 में थे, अब लेवल 2 में आ गए, या पहले लेवल 2 में थे अब लेवल 1 में आ गए। तो भाई साहब आपको चेंज करने की, प्रीवियस ईयर्स को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हां, बस बाद में एक डिस्क्लोजर दे देना। पढ़ो अगले पेज पर लिखा हुआ है, द फैक्ट दैट द एंटिटी वॉज कवर्ड इन 2 और 3 एज द केस मे बी इन द प्रीवियस पीरियड, लास्ट ईयर 2 और 3 में थी, इस बार 1 में आ गई, एंड इट हैड अवेल्ड ऑफ द एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन अवेलेबल टू दैट लेवल ऑफ एंटिटीज should be disclosed in the notes to financial statements। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? चलो और देखो, बेटा पिछले साल मैं लेवल 1 में था, करंट ईयर में लेवल 2 में आ गया, मुझे रिलैक्सेशन मिल गई, कुछ रिलैक्सेशन मिल गई बेटा मुझे कुछ, क्योंकि मैं लेवल 2 में आ गया हूं। भाई मेरे ऊपर अब कुछ AS एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिस्क्लोजर, कुछ रिलैक्सेशंस मुझे मिल गई। गाइडलाइंस कहती हैं कि नहीं, बेशक मिल गई हो, आप अभी भी यू विल कीप ऑन फॉलोइंग लेवल 1 पर जितनी चीजें एप्लीकेबल थी वो यहां पर भी एप्लीकेबल रहेंगी। अगर आप पिछले साल में लेवल 1 में थे, अगर आप पिछले साल में लेवल 1 में थे तो इस साल भी आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हां, अगले साल फिर से लेवल 2 में रहते हो तो now relaxations are available, यानी कि 2 साल तक
तो आप बाध्य हो, उसके बाद आप लेवल 2 में चले जाते हैं या 3 में चले जाते हैं, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज रिलैक्सेशंस। बेटा देखना फटाफट से, वेयर एन एंटिटी हैज बीन कवर्ड इन लेवल 1, मैं लेवल 1 में था, एंड सब्सीक्वेंटली सीजेज, खत्म हो गया, टू बी सो कवर्ड, अब मैं लेवल 1 में नहीं हूं, एंटिटी विल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन अवेलेबल टू लेवल 2। अब जो लेवल 2 को रिलैक्सेशंस, जो कंसेशंस, जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं, नहीं मिलेंगी, नॉट क्वालिफाई टू लेवल 2 एंटिटी until the entity ceases to be covered in level 1 for 2 consecutive years। क्लियर है बात? जब तक 2 साल ना हो जाएंगे खत्म हुए उसे, तब तक वो रिलैक्सेशंस की एडवांटेज नहीं मिल पाएगी। सिमिलरली इन द केस in respect of an entity which has been covered in level 1 or level 2 and subsequently gets covered in level 3, सेम बात लेवल 3 में अगर चले जाते हैं तो उस पर भी एप्लीकेबल होगी। अगली बात सुनिए, मैं लेवल 2 की एंटिटी हूं, मेरे ऊपर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे फॉलो करूंगा, मैं तो करूंगा फॉलो। तो अगर आप एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहते मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत लो, लेकिन फिर आपको डिस्क्लोजर वैसे ही करनी पड़ेगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे ऊपर AS 14 एप्लीकेबल तो है ही नहीं, मैं तो लेवल 2 या लेवल 3 में हूं, तो अगर मैं कर रहा हूं तो एहसान तो कर रहा हूं, फालतू तो काम कर रहा हूं मैं। अगर गलत सलत कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं कर सकते, मत करो फॉलो, एग्जेम्पशन मत लो, चल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हो तो डिस्क्लोजर हैज टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली। ठीक है बेटा, पढ़ो अगला पॉइंट। If an entity covered in 2 or 3 opts not to avail exemption, लाइन करो, opts not to avail exemption, मैंने तय किया कि भाई नहीं, मैं फायदा नहीं लूंगा, मैं तो फॉलो करूंगा, तो or relaxations available to that entity in respect of any but not all of the accounting standard, it should disclose the standard in respect of which it has availed the, मैंने अगला पॉइंट पढ़वा दिया, पहले अगला पॉइंट पढ़ो। If an entity covered in 2 or 3 desire to disclose the information not required to be disclosed, मुझे डिस्क्लोज करनी नहीं थी लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो कर लेता हूं, तो pursuant to exemption or relaxation available to that level of entities, it should disclose that information। मुझे नहीं करनी थी लेकिन मैं करना चाहता हूं, तो इट शुड करनी पड़ेगी। कैसे करनी चाहिए डिस्क्लोज? कैसे? इन कंप्लायंस विद द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, वो पिछला वाला पॉइंट जो है वो भी पढ़ लो, उसमें वो क्या लिखा हुआ है। आप अगर अवेल नहीं करना चाहते एग्जेम्पशन, आपको मिली हुई है, तो इट शुड डिस्क्लोज द स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट हैज अवेल्ड द एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन। वो क्या बोल रहा है, मेरे ऊपर 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं थे, मैंने क्या किया, मैंने तय किया कि नहीं मैं एग्जेम्पशन अवेल नहीं करूंगा, तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो ये बताना पड़ेगा कि किन स्टैंडर्ड्स में मैंने रिलैक्सेशन अवेल की है और किन में नहीं की। मैं करूं ही ना कोई भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैंने कुछ में की है कुछ में नहीं की है तो करी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी पड़ेगी, और नहीं की है तो मुझे बताना भी पड़ेगा। क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलिए, ये थी हमारे पास यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सेम तरीके से आप पढ़ पाएंगे जो यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं एसएमसीज को लेकर, बिल्कुल सेम तरीके से हैं, सेम पैटर्न पर उनको भी। अच्छा, एक पॉइंट रह गया इसमें, एंटिटी कवर्ड इन 2 और 3 में ऑप्ट फॉर अवेलिंग सर्टेन एग्जेम्पशंस। 2 और 3 में एंटिटीज थी, एग्जेम्पशन मिली हुई थी, मैंने कहा हाँ मैं लूंगा। फ्रॉम कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट provided that such a partial exemption or relaxation disclosure should not be permitted to mislead any person or public। मैं ऐसा नहीं कर सकता
कि जी आधा तो डिस्क्लोज करूंगा और आधा नहीं करूंगा। मैंने एग्जामिशन ले ली है तो पूरी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मिसलीड करने के लिए मैं किसी पब्लिक को मिसलीड कर दूं कि भाई मैंने फॉलो किया है, जबकि मैंने फॉलो किया ही नहीं, वो आधा अधूरा फॉलो किया हुआ है, नॉट अलाउड। ठीक है बेटा, जनरल सी इंस्ट्रक्शंस थी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रटने मत बैठ जाना, नहीं पूछता ना ही एग्जाम में आया है। ठीक, दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आपको ये लेवल में कौन सी कवर होती हैं ये जरूर पता होना चाहिए कि लेवल 1 में कौन सी एंटिटीज आती हैं, लेवल 2 में कौन सी और लेवल 3 में कौन सी, इतनी समझ जरूर होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आपको इस टॉपिक में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसके साथ ही बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ इसलिए थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपकी समझ थोड़ी वाइडर हो जाए। जब मैं बात करूंगा कभी आगे लेवल 1, लेवल 2 या कंपनीज एक्ट की या इनकम टैक्स एक्ट की, तो आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, इसके साथ ही हमारे पास यहां पर इंट्रो पार्ट, ओवरव्यू पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाती है बात। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू, बाय बाय।